जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती 2.0 अर्थात फेज 2 की जो वैकेंसी चल रही है उसमें हम आपको जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एसएसटी जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इसमें आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जिनका डिटेल से जो है डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। और आपको जो ये क्वेश्चन है सभी एजुटेरिया की जो 5000 बुकलेट सीरीज है इसी के द्वारा इसी बुक से आपको करवाए जा रहे हैं। और इसमें आपको इस बुक में आपको 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस हैं, इसलिए आपको जो जितना भी कंटेंट मिलने वाला है ये सब क्या होगा, ऑथेंटिक होने वाला है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपके स्क्रीन में पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जेवियन ग्रह नहीं है? यही क्वेश्चन आपका जो देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था टीआरई 1 में, टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था। यही क्वेश्चन इसी बुक से आया था, इसलिए आपको याद रखना है। इस बुक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसता है। निम्नलिखित में से कौन सा जेवियन ग्रह नहीं है? मंगल, बृहस्पति, शनि या यूरेनस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो जो नहीं है जेवियन ग्रह ये है मंगल इसका जेवियन ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? जो बिग बैंग की घटना है ये बताना है कि कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो जो बिग बैंग की घटना है ये आपकी लगभग 13.5 अर्थात 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। यहाँ पे जेवियन ग्रह में जो है आपके जो देखा जाए कौन से ग्रह आते हैं अगर पूछा जाए तो जो कि बाह्य ग्रह होते हैं, बाह्य ग्रह जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जेवियन ग्रह। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, कोयला की बात करेंगे। निम्न में से किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? जो कोयला होता है आपका ये आपका औषधि सेल अर्थात औषध से निर्मित होता है, तो ये इसलिए हम इसको औषधि सेल का उदाहरण मानते हैं। आग्नेय सेल का उदाहरण कौन सा होता है? जैसे ग्रेनाइट हो गया, ये ग्रेनाइट है, पत्थर है, ये सब आग्नेय सेल के उदाहरण होते हैं। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है, हीलियम गैस का आयतन के अनुसार जो प्रतिशत है वो है आपका 0.0005, ये समझो 0.005 इसका आयतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? सारगैसो सागर ये आपका है जो है अटलांटिक महासागर का भाग है सारगैसो सागर। प्रशांत महासागर की बात करेंगे, सबसे गहरा सागर है, सबसे ज्यादा गहरा और बड़ा सागर, सबसे ज्यादा गहरा और बड़ा सागर जो है प्रशांत महासागर है। सबसे क्योंकि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त पाया जाता है, उसका नाम है मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है ये बताना है आपको। अंडमान और निकोबार को जो है आपका अलग करने वाला चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? जो कश्मीर घाटी है ये आपकी बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल दो श्रेणियां हैं, इनके मध्य जो है आपकी कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी। और एक आपका करंट का क्वेश्चन बनता है कश्मीर से कि चुरकी पनीर जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है आपके कश्मीर में पाई जाती है, कश्मीर में। और ये किसकी पनीर होती है? याक की। या ये भी आपको याद रखना है। यह भी हाल ही का क्वेश्चन है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है सॉरी। तो पोचमपाद जो परियोजना है ये आपकी गोदावरी नदी पर स्थापित की गई है।
और दोस्तों आपको एक सूचना है कि आप ना उत्पाद हैं जितने भी उत्पाद हैं और जिनको जीआई टैग मिल चुका है, जैसे बिहार में मिथिला मखाना और लीची को भी आपके जीआई टैग मिला हुआ है। इसलिए आपको जितने भी जीआई टैग हैं और ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए ब्रांड एम्बेसडर और उत्पाद जीआई टैग जो है ये करंट के उससे आपको करंट के पर्सपेक्टिव से ये भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत में टिन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? टिन की बात करेंगे, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपका टिन का छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपका सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन होता है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? जो महावीर थे उन्होंने अपना उपदेश आप जो है प्राकृत भाषा में दिया था। सुंग शासकों ने अपनी जो राजधानी है कहाँ स्थापित की थी? तो जो सुंग शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो चेदी वंश की बात करेंगे, चेदी वंश के संस्थापक में थे आपके महामेघवाहन। सिमुक की बात करेंगे तो ये सातवाहन वंश के संस्थापक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे और महामेघवाहन चेदी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम हुण आक्रमण किसके समय हुआ था? तो प्रथम जो हुण आक्रमण है ये हुआ था आपका स्कंदगुप्त के समय। जो गुप्त शासक स्कंदगुप्त था ये गुप्त शासक थे और इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले हुणों का आक्रमण हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। विक्रमादित्य इन्हीं को कहा जाता है। इनके जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनके दरबार में ही कालिदास रहते थे। कालिदास इन्हीं के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त को जो आपका नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इन्हें वीणा वादक, अगर पूछे कि वीणा वादक कौन थे तो वीणा वादक जो है वो समुद्रगुप्त ही थे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी की बात आई है तो इन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था और महमूद गजनवी ने कुल टोटल 17 बार आक्रमण किया था भारत में। ये भी आपको याद रखना है। महमूद गजनवी का जो मेन उद्देश्य था वो भारत में इस्लाम जो सत्ता है उसको उसकी शक्ति का प्रचार करना और स्थापित करना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा ये करवाने वाले थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के संस्थापक, बट गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो थे इल्तुतमिश। बट ये इन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी इसलिए इन्हें गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। और इसी गुलाम वंश को मामलुक वंश के भी नाम से भी जाना जाता है, मामलुक वंश। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था। खम्स नामक जो कर था, सॉरी खम्स नहीं खुम्स होना चाहिए। खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था, वह कौन सा शासक था ये बताना है आपको। तो वो शासक थे आपके जो है सिकंदर लोदी इसके शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था ये बताना है। जो सरहिंद का युद्ध हुआ था आपको 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की बात करेंगे। पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया था? अनवार ए सुहेली। तो जो पंचतंत्र था इसका अनवार ए सुहेली नाम से हुसैन इब्न अली वैज ने अनवार ए सुहेली नाम से फारसी में अनुवाद किया था। और पंचतंत्र के जो वास्तविक मतलब पंचतंत्र जो है इसकी रचना किसने की थी? तो वो करने वाले थे विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र का जो है पंचतंत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? निजाम उल मुल्क की बात करेंगे तो ये जो उपाधि प्रदान करने वाले थे उनका नाम था चिनक्लिज खां को ही निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी।
निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी किनकलिज खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त ये आपकी 1793 ईस्वी में लागू की गई थी और किसके द्वारा? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही ये लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे आप सार्वजनिक समाज की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो जो सार्वजनिक समाज के बारे में बात करेंगे वो महादेव गोविंद रनाड़े या एमजी रनाड़े, महादेव गोविंद रनाड़े जो थे, इन्हीं के द्वारा सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मद्रास की संधि किन के बीच हुई थी? मद्रास की संधि जो है ये करने वाले थे अंग्रेज एवं हैदर अली। अंग्रेज एवं हैदर अली के मध्य जो है मद्रास की संधि हुई थी और अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान के मध्य जो अगर कहा जाए तो ये मैसूर की संधि हुई थी। मैसूर की संधि हुई थी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य। नेक्स्ट आपका नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नवजीवन जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नवजीवन नामक समाचार पत्र लिखा था और इनकी एक पुस्तक थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सॉरी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। विद ट्रूथ ये इनकी पुस्तक थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट है आपका कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा या कृति मुद्रा आर्टिफिशियल मनी है कौन सी है? डॉलर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विशेष आहरण अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा होती है उसको हम कहते हैं विशेष आहरण अधिकार। इस मतलब जिसको हम हाथों में पकड़ सकते हैं वो होता है मतलब विशेष आहरण, जिसको हम अपने पास रख सकते हैं, वो स्पेशल जो हमारा राइट होता है, ये इसका कागजी मुद्रा का होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? तो केंद्रीय बजट में जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल नहीं होती हैं ये बताना है। इसमें आपका निवेश, जो निवेश है ये शामिल नहीं होता है। बाकी जो है विदेशी ऋण, विनिवेश और आंतरिक बाजार उधारी ये तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह कथन किसने लिखा था? चंद्रगुप्त की मौर्य जो थे इनके बारे में यह कथन लिखने वाले थे जस्टिन थे, उन्होंने यह कथन लिखा था। नेक्स्ट है आपको जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है या निर्यात महंगा हो जाता है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ये आयात, निर्यात क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। अर्थात मतलब जो निर्यात हम करते हैं वो सस्ता हो जाता है और इसके अलावा आयात जो हम कोई चीज खरीदते हैं तो वो महंगा हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन किया गया है? आजादी के बाद से अब तक जो है कितनी बार किया जा चुका है? 3 बार। 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। 29 की बात करेंगे तो ये आपको विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसके अंतर्गत आपका विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार और विदेशी परिसंपत्तियां, विदेशी मुद्रा भंडार में ये सभी आपके आते हैं। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो भारत में ऊनी वस्त्र की बात की गई है तो ऊनी वस्त्र की जो पहली मिल थी वो है कानपुर में जो है ऊनी वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी। और कानपुर को नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर भी उत्तर भारत का
कानपुत्र को कहा जाता है, सॉरी कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट आपको 31 संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, ये बताना है क्या विशेषता इसके। शक्तियों का कठोर पृथक्करण, दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें आपको जो शक्तियों का कठोर पृथक्करण, ऐसा कुछ नहीं है, शक्तियों का जो कठोर पृथक्करण है इसमें यह संभव नहीं है। दोहरी कार्यपालिका एकदम सही, जैसे कि अपने यहाँ भी दोहरी कार्यपालिका है, और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध है, ये भी सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है। ये असीमित नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये वाद योग्य होते हैं। इसमें कौन सा संबंध में सही है ये बताना है। इसमें जो सही है वो है आपका ये असीमित नहीं होते हैं, मतलब सीमित हैं। जो मूल अधिकार है आपके सीमित है, सही है। ये स्थायी नहीं है, ये भी सीमित है, क्योंकि मूल अधिकार किसी विशेष परिस्थितियों में भी, किसी विशेष जैसे परिस्थिति है, आपातकाल की स्थिति है, तो आपके मूल अधिकार को निलंबन किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा, और तो ये वादयोग होते हैं, एकदम सही। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 33 देखेंगे कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बी आर अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा और हृदय कहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 14 में आपका समानता का अधिकार दिया हुआ है, और जो है राज्य भारत के जो राज्य क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हैं सभी के लिए समान, मतलब समानता का अधिकार दिया गया है इसमें अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है राज्य किसी जो है नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है इसमें विभेद नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 40 में राज्य में ग्राम पंचायतों का जो गठन है उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है आपको 34 निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक अगर बुलाने की बात है वो है आपके राष्ट्रपति। बट अगर लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता की बात होगी, अध्यक्षता की बात करेंगे तो वो अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये ही 148 आर्टिकल 148 के तहत ही इसका प्रावधान किया गया है। सॉरी, यहाँ पे 148 में कंट्रोलर CAG का उल्लेख है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो महान्यायवादी जो है महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। यहाँ पे आर्टिकल 76 में जो महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है ये आपको याद रखना है। महान्यायवादी जो है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो भारत की जो संचित निधि होती है उससे धन निकालने के लिए आपको संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो संसद के जो लोक समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। साइंस का क्वेश्चन है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, अर्थात जिसमें जो है अदिश राशि है, ये पूछ रहा है। सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है, ये बताना है। विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता या बलाघूर्ण। तो इसमें जो है आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ये सदिश राशि है। चाल प्रवणता ये भी सही सदिश है, क्योंकि चाल वेग एक सदिश राशि होती है। और बलाघूर्ण जो है ये आपका सदिश राशि है। तो इसका जो विद्युत धारा है ये इसका अदिश राशि हो जाएगी। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के ऊपर रखे जाते हैं, वक्रता केंद्र जो C होता है उसके ऊपर रखा जाता है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा आपका
वास्तविक अवतल दर्पण पर हमेशा वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, जो हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय, कोबाल्ट, जस्ता, पारा या एल्यूमिनियम? तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर की अगर बात करेंगे तो सोलर कुकर में आपका जो उपयोग होता है वो है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो जो सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? तो कौन सा जर्मन सिल्वर आपका मिश्र धातु के अवयव है? तांबा, जस्ता, चांदी, और इसमें तांबा, टिन, चांदी, और इसमें तांबा, जस्ता, टिन या तांबा, जस्ता, निकेल। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका तांबा, जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर में सिल्वर आपका उपस्थित नहीं होता है, यही आपको याद रखना है। इसमें तांबा होता है, जस्ता होता है और निकेल होता है। ये तीनों मिलकर बनता है आपका जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है इसमें मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO में भिन्न करता है? CO अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है। यह है आपका प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया होने पर CO2 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टारफिश। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो स्टारफिश की बात करेंगे, ये आपका है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो संघ है, इसका इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है आपका स्टारफिश, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वासी और कोर। क्वासी और कोर तथा मैरेस्मस रोग किस कमी से होते हैं? जो क्वासी और कोर और मैरेस्मस जो है आपके, ये होने वाले को हैं आपके प्रोटीन की कमी से क्वाशी और कोर और मैरिस्मस नामक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? विटामिन B3 आपका ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक होता है। 48 नंबर देंगे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का जो कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है वो है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करता है। 49 नंबर की बात करेंगे, इसमें निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक हार्मोन है? तो वृद्धिरोधक हार्मोन जो होता है वो है आप जो है ये है एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल जो होता है वो वृद्धिरोधक हार्मोन होता है। नेक्स्ट है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद आप सभी को। किस अंग से आरंभ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है वो मुख से आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का बस यहीं तक है क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और आप लोगों से एक ही गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी डाउट होता है तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। और कोई आपका अदर क्वेश्चन है तो उसे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है विद्यालय एजुकेशन। अभी इसमें बहुत कम ही मेंबर, बट धीरे धीरे आप सभी के सहयोग से उसमें मेंबर जैसे ही जुड़ेंगे तो अपनी क्लास की PDF वहीं पे शेयर कर देते हैं। क्लास जो PDF होती है वहीं पे शेयर करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए अगेन आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।